हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट इशू। क्या इतिहास में हमारे देश को एक ऐसा ऑफर आया था कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इंडिया ने ऑफर ठुकरा दिया था? क्या ये जो आज के टाइम में इंटरनेट पे डिबेट चल रहा है बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें फैक्ट्स क्या है? जानेंगे, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी डिबेट होगा इसको ए पॉलिटिकल रखिएगा, पॉलिटिक्स को यहाँ से दूर रखिएगा, कीप इट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे कौन सी पार्टी ठीक है कौन सही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि आगे जाकर हमारे कंट्री के लिए क्या लेसन्स यहाँ पे होने चाहिए एंड व्हाट कैन वी डू इन द फ्यूचर। तो मेन चीज ये माइंड में रखना, डोंट पॉलिटिसाइज टू मच। So obviously a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyIQ.com से, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फेसबुक पर मैं अवेलेबल हूँ, मेरी आईडी है prashant.dhawan.79। इस आईडी को आप गूगल या फेसबुक पे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द PDF एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? देखो, यूएन में आप अगर देखोगे तो एक तो है जनरल असेंबली, जैसे उसका नाम है वो जनरल असेंबली ही है। जो भी कंट्री वहाँ पे मेंबर बनना चाहे बन सकता है। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज़ को प्रॉब्लम भी आती है जो अपने आप को एक सॉवरेन कंट्री डिक्लेयर नहीं कर पाती, मगर ज़्यादातर कंट्री छोटी बड़ी, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सारी कंट्रीज़ आपको जनरल असेंबली में दिखेंगी। मगर फिर एक यूएन का दूसरा पार्ट भी होता है जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। UN Security Council is primarily responsible for maintaining international peace, security to the Security Council, और ये मीटिंग करते हैं वेरियस कमेटीज आपको इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर मिलेगी। द सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का। यूएन के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और हालांकि किसी डॉक्यूमेंट में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मगर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पावर वेस्टेड है इस सिक्योरिटी काउंसिल में। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, मतलब कि उनकी सीट बरकरार रहेगी, और उसके अलावा 10 टेम्परेरी कंट्रीज होती हैं, उनकी सीट चेंज होती रहती है, उसमें वोटिंग सिस्टम काम करता है। इंडिया भी वैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट तो रह चुका है, मगर नॉन परमानेंट 2 साल के लिए रह चुका है काफ़ी बार। मगर क्वेश्चन काफ़ी बार इंडिया में ये आता है कि वाई इजंट इंडिया अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? इतना बड़ा देश है, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और कुछ ही सालों में चाइना को सरपास करके दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। ट्रिलियंस की इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है कुछ ही समय में, और उसके बाद आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है उससे बताया जा रहा है कि 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। एक ह्यूज मिलिट्री है, एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट में क्यों नहीं है विथ फ्रांस, रशिया, यूएस, यूके एंड चाइना? ये क्वेश्चन समझने के लिए, इसको जानने के लिए आपको पहले तो ये जानना होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो बने कैसे, हाउ डिड दे बिकम द परमानेंट मेंबर्स। तो इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं 1945 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाली थी। वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता है कि 2 प्राइमरी साइट्स थी। एक द एलाइड पावर्स, जहाँ पे आपको यूएस, यूएसएसआर, चाइना, यूके, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज थी, वो इकट्ठा लड़ रही थी एक तरीके से। फिर दूसरी साइड थी दी एक्सेस पावर्स, वहाँ पे था जापान जिसकी हार हुई, इटली, फासिस्ट इटली, उसकी हार हुई, नाजी जर्मनी की हार हुई। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो जो विक्टोरियस कंट्रीज थी, जो कंट्रीज यहाँ पे विक्टोरियस साबित हुई, उन्हीं को ऑटोमेटिकली ये परमानेंट सीट मिल गई। ये चार्टर में लिखा नहीं हुआ कहीं पर कि वर्ल्ड वॉर 2 के विक्टर्स को ये सीट मिली है, मगर सिंस यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो आइडिया है वो एनविजन कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के एंड से पहले ही, तो एलाइड पावर्स ने यहाँ पर अपनी डोमिनेंस रखी, और जो कंट्रीज यहाँ पे हार गई थी उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई। तो इसी वजह से चाइना, आप कह सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लकी था, और चाइना को यहाँ पर परमानेंट सीट बहुत ही आसानी से मिल गई। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 तक बन गया था जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, और जो इसके परमानेंट मेंबर्स थे वो भी वहाँ पर आ गए थे।
मगर वर्ल्ड वॉर टू में तो हम भी लड़े थे, इंडिया ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, जो यूनाइटेड इंडिया था उसका बहुत कंट्रीब्यूशन था, तो हमें भी मिलनी चाहिए ये सीट, क्योंकि ये ब्रिटेन के अंडर हमने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया यहाँ पर। देखिए, पहली बात तो जब बन रहा था यूएन का ये परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, तो उस वक्त इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री था नहीं। मगर ऐसा नहीं है कि सिंस इंडिया उस वक्त एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, बाद में इंडिया के पास मौका नहीं आया इस प्रेस्टिजियस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट पाने का। और आज के टाइम में इसी बात पे विवाद चल रहा है कि क्या इंडिया को रिपीटेडली अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी यूएन में परमानेंट सीट के लिए, और तब भी क्या हमने वो अपॉर्चुनिटीज़ गंवा दी। अब ज़रा इस पे नज़र डालते हैं। नाउ, इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर जवाहरलाल नेहरू से पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं, 27 सितंबर 1955 को डॉक्टर जेपी पारेख जी ने ये प्रश्न रखा पंडित नेहरू जी के सामने और प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, कि क्या कुछ ऑफर आई थी यूएन की तरफ से कि तुम परमानेंट मेंबर बन जाओ यहाँ पे, और हमने वो ऑफर ठुकरा दी, क्योंकि उस वक्त ये रूमर फैल गए थे कि ऐसा हुआ है। उस वक्त पंडित नेहरू जी ने कहा था कि देयर हैज़ बीन नो ऑफर, कोई ऑफर नहीं आई, ना फॉर्मल ऑफर आई है ना इनफॉर्मल ऑफर आई है, क्योंकि उस वक्त बात यह चल रही थी कि यूएन की तरफ से फॉर्मल ऑफर नहीं आई, मगर जो यूएन की मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ पे परमानेंट मेंबर कंट्रीज है सिक्योरिटी काउंसिल में, उनकी तरफ से ऑफर आई है कि आपको हम परमानेंट मेंबर बना देंगे, आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो नेहरू जी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अगर हुआ होता तो हम बिल्कुल लेते, तो ये सब रूमर्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर ये जो नेहरू जी की स्टेटमेंट थी, ये तो मैंने आपको दिखाई सितंबर 27, 1955 वाली। उसके एक महीने पहले अगर हम देखें, अगस्त 2, 1955 को, तो उस वक्त हमको पता लगता है कि नेहरू जी ने एक्चुअली सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे वेरियस स्टेट्स के, उनको एक चिट्ठी लिखी जहां पे क्लियरली मेंशन किया था कि यूएसए की तरफ से 1955 में इंडिया को एक इनफॉर्मल ऑफर आया है यूएनएससी सीट का, परमानेंट सीट का। अब ये मैं आपको दिखा दूं प्रूफ के साथ कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। एक बहुत ही फेमस किताब है, जवाहरलाल नेहरू लेटर टू चीफ मिनिस्टर्स 1947 टू 1964, वॉल्यूम 4। ठीक है, तो इस डिजिटल बुक का लिंक आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उस बुक का एक पेज है, ये पेज है पेज नंबर 237। ऑलराइट, बुक का नाम मैंने आपको बता दिया है, जवाहरलाल नेहरू लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है चिट्ठी में, ये जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठी है। इनफॉर्मली suggestions have been made that China should be taken into the UN but not in the UN Security Council and that India should take her place in the UN Security Council। तो यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं अपनी चिट्ठी में, और ये चिट्ठी रियल है, कि एक इनफॉर्मल सजेशन आई है यूएसए की तरफ से कि हम चाइना को हटा देते हैं और चाइना की जगह आपको, मतलब इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि वी कैन नॉट ऑफ कोर्स एक्सेप्ट दिस एज इट मीन्स फॉलिंग आउट विद चाइना। हम एज कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा कि चाइना से हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, एंड इट वुड बी वेरी अनफेयर फॉर अ ग्रेट कंट्री लाइक चाइना नॉट टू बी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। चाइना जैसे महान देश के लिए बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी कि अगर वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ना रहे। आगे लिखा है कि वी हैव देयरफॉर मेड इट क्लियर टू दोज हु सजेस्टेड दिस दैट वी कैन नॉट एग्री टू दिस सजेशन। तो मतलब कि नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक इनफॉर्मल सजेशन आता है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं आया यूएन की तरफ से, चिट्ठी नहीं आई थी कि आप आ जाओ। ये बस यूएसए जो वन ऑफ द परमानेंट मेंबर था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उनकी तरफ से सजेशन आया कि चाइना को हटा के हम आपको यहाँ पे परमानेंट मेंबर बना देते हैं। तो नेहरू जी ने यहाँ पे ये कहा कि हम ये सजेशन को एग्री नहीं कर सकते, वो हमारे पड़ोसी हैं, रिश्ते खराब हो जाएंगे, और उनका एक हक भी बनता है वहाँ पे। अब आपको समझना होगा कि इस टाइम जियोपॉलिटिक्स क्या थे, नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि यूएस की तरफ से एक इनफॉर्मल ऑफर आता है और हम बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसका रीज़न क्या था? तो जिस ऑफर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये 1950 में आया था, और उस वक्त क्या था कि यूएस और चाइना के रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि चाइना को ऑलमोस्ट यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर फेंक दिया गया था। हुआ क्या था
देखो 1949 में आपको पता होगा कि चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, चेयरमैन माओ की जीत हुई और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने ओवरथ्रो कर दिया वहाँ पे सरकार को, और उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके आज के टाइम में हम जानते हैं द कम्युनिस्ट चाइना, उसका जन्म हुआ। तो यूएसए इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और यूएसए ने बाकी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर चाइना को अनसीड करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर यूएसएसआर बिल्कुल नाखुश था और ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि सिंस चाइना के खिलाफ यूएस एक्शन लेने वाला था, यूएसएसआर ने यूएन को बॉयकआउट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप चाइना को इस तरीके से अनसीड करेंगे जो अपने आप में गलत है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो हम भी वॉकआउट करेंगे, फिर यूएन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपका एक ग्रुप सा होगा बस, कोई एक यूएन, एक वर्ल्ड में पीस स्थापित करने का कोई ये संगठन रहेगा ही नहीं। मगर उस वक्त यूएसए ने, उन्होंने एक पैंतरा ये चला कि ठीक है, अगर हम चाइना को यहाँ से निकालते हैं तो एक तरफ से हम इंडिया को एक इनफॉर्मल इनविटेशन भेज देते हैं कि वो यहाँ पर ज्वाइन कर ले एज ए परमानेंट मेंबर। तो यूएसए की तरफ से अगर हम देखें तो उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता कि वो चाइना की जगह इंडिया को बिठा देते इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए परमानेंट मेंबर। इससे इंडिया को नुकसान क्या होता? देखिए, इंडिया को नुकसान ऐसे होता कि यूएसएसआर जो वॉकआउट कर चुका था यूएन से, वो इंडिया की तरफ और गुस्सा हो जाता, क्योंकि इंडिया बेसिकली उस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन करके यूएसए का साथ दे रहा होता। और फिर दूसरी बात, चाइना को भी यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आता। तो उस टाइम रीजन में बहुत ही ज़्यादा हॉस्टिलिटी हो जाती इंडिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान का इशू ऑलरेडी था, फिर चाइना, यूएसएसआर, ये सारी कंट्रीज़ हॉस्टाइल हो जाती टू इंडिया। और आपको ये भी समझना होगा कि जो दौर था 1950s का, वो उतना कनेक्टेड नहीं था जो आज के टाइम का दौर है। आज के टाइम में तो खैर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपने एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं किसी और कॉन्टिनेंट में विद इन अ फ्यू आवर्स। उस वक्त ये इतना आसान था नहीं। अगर मान लो इंडिया को अगर यूएसए की हेल्प भी चाहिए होती तो वो दुनिया के दूसरी तरफ से आने वाली थी। तो ये सब देखते हुए परहैप्स ये काफ़ी सारे एनालिस्ट मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएसए का जो ऑफ़र था वो डिक्लाइन कर दिया। और जैसे उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि चाइना की जगह बनती है और हम चाइना का साथ देते हैं, क्योंकि उस वक्त जो जियोपॉलिटिकल समीकरण थे वैसे थे कि इंडिया उस वक्त अपॉर्चुनिस्टिक बनना अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसके काफ़ी रेपरकशंस भी होते हैं। हाँ, आप ये यहाँ पे तर्क दे सकते हैं, आप अगर तर्क देना चाहें कि इसी को तो कहते हैं डिसीजन लेना, इसी को कहते हैं कि ब्रेव होना, एक बोल्ड डिसीजन लेना। इस वक्त इंडिया को यूएसए के साथ मिलके परमानेंट सीट लेनी चाहिए थी। अगर कुछ हॉस्टिलिटी होती तो डिफेंड कर लेते कंट्री को, बाद में परमानेंट सीट के मजे लेते। तो ये देखिए तर्क हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो आप बहुत सारे बना सकते हैं, मगर उस वक्त जो लीडर होता है उसको डिसीजन लेने होते हैं। और परहैप्स उस वक्त पंडित नेहरू जी को लगा होगा कि यहाँ पर इंडिया का परमानेंट सीट ना लेना सबसे अच्छा यहाँ पे रास्ता होगा। तो ये तो हमने बात करी है 1950 के ऑफ़र की। फिर एक और बात की जाती है कि 1955 में एक और ऑफ़र आया था यूएसएसआर की तरफ से। अब वो भी देखिए, ऑफ़र कह लीजिए एक चिट्ठी सी आई थी कि आपको हम छठा मेंबर बना देंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसको लेकर काफ़ी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी है कि ये भी ऐसा हुआ था। मगर अगेन इंडिया ने यहाँ पे जो अपनी स्ट्रैटेजी थी कि किसी की तरफ अलाइन नहीं होना और एक न्यूट्रल स्टांस रखना है और काफ़ी लो प्रोफाइल रखनी है, तो इसी का यहाँ पर साथ देते हुए शायद ये ऑफर भी डिक्लेयर कर दिया होगा। और अगेन मैं रिपीट करूँगा, ये प्रॉपर कोई फॉर्मल ऑफर भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 6 कंट्रीज़ या 4 कंट्रीज़ कोई फॉर्मल लेटर लिख के आपको भेज रही है। हर बार ऐसा हुआ है कि एक महाशक्ति की तरफ से एक सजेशन जैसा एक ऑफर आया कि आप क्या सोचते हैं, बताइए आप क्या इस पर विचार रखते हैं। तो यहाँ पे ये कह देना कि हमने एक अपॉर्चुनिटी गंवा दी, मैं कहूँगा कुछ हद तक हार्श होगा टू पंडित नेहरू। और यहाँ पे काफ़ी सारे और फैक्टर भी थे जो मैंने आपको बताया अभी। सो ये थी अभी तक की सारी कहानी जो भी यहाँ पे आज के टाइम में हो रहा है। इससे पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है कि रिसेंटली मसूद अजहर को इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है उसमें बैन नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे इंडिया के पास अगर वीटो होता तो हम कर लेते। तो उस पर अभी काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही है कि इन द पास कौन सही था कौन गलत था, वो चलती रहेगी। बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया विद प्रूफ, विद एविडेंस, विद थ्योरी कि क्या हुआ था and how we should look at this whole incident in the past. So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, God bless you all.